Bismillahirrahmanirrahim. We are here to next video colligative property. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? वो प्रॉपर्टीज़, वो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि सल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप कोई सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl लेते हैं, उसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और उसके मुकाबले में अगर KCl लेते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो सबके लिए हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है सच एज़ वेपर प्रेशर या ऑस्मोसिस, जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो इस वजह से नहीं हो रही है कि हमने उसमें NaCl डाला है या KCl डाला है। इस वजह से चेंज हो रही है कि हमने उसमें कितना NaCl डाला है या कितना उसमें KCl डाला है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो सॉल्यूट है, हम जो सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं वो उसके साथ रिएक्शन ना कर ले। अगर रिएक्शन करता है तो फिर वो मिक्सचर नहीं रहता, सोल्यूशन नहीं रहता, तो फिर हम उसकी को प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ते और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते। या दूसरे अल्फाज में आप कुछ इस तरह कह सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, सल्यूट के हिस्से पे डिपेंड करती है। जितना वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ज़्यादा सल्यूट किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा असरअंदाज होंगी, कम सल्यूट प्रेजेंट है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम असरअंदाज होंगी। हमारे पास 4 फेमस टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो आपके फर्स्ट ईयर के बुक में ज़्यादातर होती हैं, लेकिन हम उसमें आज सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। पहला वाला हमारे पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? विन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इट लोअर्स इट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो आप जानते हो कि क्या होता है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल सरफेस स्केप होते हैं और जो प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर पे, या अगर उसको आप खुला छोड़ दे दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो प्रेशर अप्लाई करता है, तो उस सबको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर वो वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो किस वजह से कम होता है? जब हम उसमें एक किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लेते हैं। ऐसा सॉल्यूट जो हमारे पास इवेपोरेट ना होता हो, ठीक है, उसको हम किसी सॉल्वेंट में डाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए लो हो जाता है क्योंकि हमारे पास वेपर प्रेशर बेसिकली हमारे पास एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्केपिंग पे डिपेंड करता है। तो जितने सरफेस पे वोलेटाइल कंपोनेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ही उसका वेपर प्रेशर होगा, और जितने उसके कम होंगे तो उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो पहली जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमारे पास है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हमारे पास कम होता है। ये हमें राउट लॉ से पता चल गया था। नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि क्यों होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन को, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको एस्केप कर होने में आसानी होती है, क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं तो आसानी से एस्केप हो जाते हैं। लेकिन जब उसमें आप सल्यूट डाल लेते हैं, उसके जो सरफेस को वो सल्यूट कवर कर लेता है, या इस तरह कह सकते हैं कि उसके सरफेस का कुछ पार्ट सल्यूट ले लेता है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं फ्रॉम वोलेटाइल कंपोनेंट, या आप कह सकते हैं सॉल्वेंट से एस्केप हो रहे हैं, तो वो कम होते जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर आप रिड्यूस करते हो। क्या करते हो? रिड्यूस करते हो। मैथमेटिकली इसको किस तरह डिराइव करेंगे? तो आपको पता है हमारे पास राउल्ट लॉ से हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी कि P इज डायरेक्ट, असल में ये हमारे पास डेल्टा पी इज डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। x2 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, और इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास, अगर मोल फ्रैक्शन के वर्ड्स में हम कहें तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास N1 प्रेजेंट है और N2 प्रेजेंट है। तो उसका फॉर एग्जांपल अगर N2 का हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला है कि हम N2 को डिवाइड कर ले, और किस चीज़ पे डिवाइड कर ले? टोटल मोल फ्रैक्शन पे, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? अब हम इस राउट्स लॉ को, इस मोल जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन है, इसको कंपेयर करते हैं। इसका हमारे पास, ये मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास, अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट है डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट, और ये नीचे वाला जो हमारे पास ये कंपोनेंट, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। आसान सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि n हमारे पास वेट या मास ऑफ वेट और मास ऑफ सल्यूट है हमारे पास। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कुछ यूँ है कि मास इन ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास।
अब जब हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट का मतलब ये कि उसमें सल्यूट कम होता है, तो जब सल्यूट कम होता है तो हम N1 और N2 के एडिशन से हम N1 ही लेते हैं। मींस के N2 वाले वर्ड को या N2 वाले टर्म को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ N1 रह जाता है, मतलब कि N2 डिवाइड बाई N1 रह जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस N2 की जगह अपनी वैल्यू पुट करते हैं और N1 की जगह अपनी वैल्यू पुट करते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली दिस N हैज़ द वैल्यू ऑफ N इज बेसिकली द वेट ऑफ वन कंपोनेंट एंड इट्स मोलर मास, और हमारे पास N2 भी उसी तरह आ जाएगा। तो जो हमारे पास N2 ऊपर है, ठीक है, तो N2 हमारे पास उसकी जगह हम लिख रहे हैं W2 डिवाइड बाई M2। W2 हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द सल्यूट्स वेट, और M2 हमारे पास सल्यूट्स मोलर मास है। W1 हमारे पास सॉल्वेंट का वेट है और M1 हमारे पास सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो अब हम इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहें, ठीक है, अब हम हमसे M2 फाइंड करना चाहें। ज़्यादातर हमारे पास जो इक्वेशन आते हैं और जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें कहते हैं कि आप मास एब्सोल्यूट फाइंड कर ले, तो हम इस M2 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, और इस वाली चीज़ को यहाँ दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो M2 हमारे पास अकेला रह जाएगा, ठीक है। और इस M2 से, इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास चेंज इन प्रेशर हो, ओरिजिनल प्रेशर फाइंड हो, W1 फाइंड हो, W2 M1 फाइंड हो, तो हम उससे मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड हेयर हम फाइंड कर सकते हैं कि हमने इसमें कितना सल्यूट डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस वाज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस तरह एलिवेट होता है, वो किस तरह बढ़ता है, तो वो कुछ इस तरह बढ़ता है। हमारे पास अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो इस हमारे पास एक सॉल्वेंट का एक लाइन है, हमारे पास एक कर्व है, और ये हमारे पास सोल्यूशन का एक कर्व है। तो सॉल्वेंट का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ है और जो सोल्यूशन का कर्व है वो नीचे की तरफ है। दिस मीन्स के सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर बड़ा होता है, और जब हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे आपको उसका आसान डिफरेंस समझ में आएगा कि उनमें डिफरेंस कितना है। अच्छा, ये TB0 हमारे पास जो ओरिजिनल या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल सॉल्वेंट जो हमारे पास है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर है, और ये हमारे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है, और ये हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर है या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, या इसको हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस तरह हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरह हमारे पास ये एलिवेट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट को पहले डिफाइन करते हैं तो फिर उसको एलिवेशन को पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किसी सोल्यूशन का या किसी भी चीज़ का क्या है, वो हमारे पास वो टेम्परेचर है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास उस सोल्यूशन के या इस सॉल्वेंट के या उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर हमारे पास इक्वल हो जाते हैं टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर वेपर प्रेशर की प्रेशर बढ़ जाती है तो वेपर्स निकल जाते हैं। आसान सी बात है, जब वेपर्स का प्रेशर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वेपर एस्केप कर जाते हैं। तो आप लोग पढ़ते हैं कि जब सॉल्यूट आप सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, असल में उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है। तो आपने ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो सॉल्वेंट या वो कंपोनेंट हमारे पास इवोपोरेट हो जाए या बॉयल हो जाए। तो राउट्स लॉ के मुताबिक हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात मैंने अभी आपको समझा दी कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो हमारे पास उसका वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। The difference in boiling points of solution and its pure solvent is known as elevation। ये हमारे पास पहला इसका बॉइलिंग पॉइंट ये था और अब हमारे पास ये बन गया। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस, ये हमारे पास डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमारे पास एलिवेशन की फॉर्म में है कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग जल्दी हो जाता है और सोल्यूशन का बॉइलिंग थोड़ी देर बाद होता है या उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया हुआ है इस सॉल्वेंट में और उससे सोल्यूशन बना है, तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है और वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करे और यहाँ से इवोपोरेट हो जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे सोल्यूशन पे ज़्यादा टेम्परेचर दरकार है कि हम इसको इवोपोरेट करें या बॉयल करें एज़ कम्पेयर टू दिस वन जो हमारे पास प्योर फॉर्म है और जिसमें हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं हुई है। अच्छा, अब हमारे पास है, हमारे पास है if 1 mole of any solute is dissolved in 1 kg of pure solvent, elevation of boiling point is called molar boiling elevation. Constant are ebullioscopic
इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। अब हमारे पास एक नया टर्म आ गया, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट क्या है कि जब हम मोलैलिटी में लेते हैं, जब हम सोल्यूशन को मोलैलिटी में लेते हैं, मतलब 1 kg हमारे पास सॉल्वेंट हो और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो, ठीक है, तो जो उसमें एलिवेशन आती है बॉइलिंग पॉइंट में, इस एलिवेशन इज बेसिकली इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। वो कुछ इस तरह है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। डेल्टा टी भी हमारे पास क्या है, डेल्टा टी भी यहाँ से आपको पता चल जाता है कि दिस इज बेसिकली द एलिवेशन। ये हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एम के। एम हमारे पास क्या चीज़ है, एम हमारे पास है मोलैलिटी। जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसका जो एलिवेशन होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलैलिटी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जब हम इसको इससे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और इसमें इक्वल लगाते हैं तो हम इसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक टर्म इसमें ऐड कर देते हैं, के बी। सो व्हाट दिस के बी इज बेसिकली, दिस इज इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। ये हमारे पास वो कांस्टेंट है जिसके बारे में हम आपको जिससे पहले मैं आपको बता रहा था, ठीक है। वेयर के बी इज इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, और के बी हमारे पास क्या है, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। एम इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई M2 क्रॉस 1000 W1 डिवाइड बाई W1। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, आप सब लोग जानते हो कि मोलैलिटी क्या है, सॉरी मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी हमारे पास है द वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए सॉल्यूट के, उसका जो मास 10 ग्राम से डिवाइड बाई मोलर मास, और 1 kg हमारे पास तो मस्ट है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 kg हमारे पास मस्ट है। और हमारे पास W1 हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द मोलर मास ऑफ, या सॉरी दिस इज बेसिकली द मास ऑफ सॉल्वेंट वी हैव टेकन। वो मास है, मास ऑफ सॉल्यूट है जो हम ले चुके हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी हमारे पास इसकी इक्वल है। इसको आप याद भी कर सकते हो, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन 1000 से कन्फ्यूजन होता है तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 1000 हमने इसमें सिर्फ इस वजह से लिया है कि हमने इसमें ज़रूरी बात है कि 1 kg लेना है, 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं। सो दैट्स वाई इस इक्वेशन में हम 1000 को इंक्लूड कर ले हैं, जो मोलैलिटी का जो ओरिजिनल इक्वेशन है। W2 हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 हमारे पास उसका मोलर मास है। और अच्छा नेक्स्ट हमारे पास W1 क्या है, W1 हमारे पास है इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर हम उन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर ले, फॉर एग्जांपल हमारे जो पिछले वाली इक्वेशन था, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। T डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी क्रॉस W2 डिवाइड बाई M2 क्रॉस 1000 डिवाइड बाई W1। तो इसे आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हो, इसे आसानी से M2 फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको जब मैंने आपको कहा था कि आपसे अक्सर न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे कि आप सॉल्यूट का जो मास है, जो डिज़ोल्व मास है या जो डिज़ोल्व मोलैरिटी है वो फाइंड कर ले। तो इसको क्या कर ले, आप उस साइड पे मूव कर ले और इस टीवी को इस साइड पे मूव कर ले, डेल्टा टीवी को इस साइड पे मूव कर ले, तो ये जो आपके पास फिर बाद में इक्वेशन बन जाता है, तो इसको आप न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या फाइंड करने के लिए, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।